लास्ट क्लास में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक केस हमने डिस्कस किया था कि सपोज ये कोई वेलोसिटी है v1 फॉर सम टाइम और फिर कुछ टाइम के लिए डिफरेंट पार्ट्स बट ईच पार्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अप टू सम टाइम 0 से t1। ठीक है, ये इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल, ये सपोज t1 इंटरवल है, मतलब t फाइनल माइनस इनिशियल t1 है। ऐसे ये इंटरवल कुछ t2 है। t2 मीन्स इस t और इस t का डिफरेंस, और ऐसे ये इंटरवल t3 है। t3 मीन्स इस t और इस t का डिफरेंस। तो ये एरिया इज v1 इंटू t1, ये एरिया v2 इंटू t2, और ये एरिया ये है v3 इंटू t3। तो 0 से लेकर के t3 तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये पूरा शेडेड एरिया है, और ये शेडेड एरिया यानी S इट इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। यानी अगर पूरे इंटरवल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो S होता है v इंटू टी। लेकिन अगर वो t इंटरवल में फर्दर t1 t2 t3 t4 ऐसे पार्ट्स हैं और ईच पार्ट की अलग अलग वेलोसिटी है, तो ईच पार्ट का डिस्प्लेसमेंट सॉल्व होके ऐड हो जाएगा, जैसा कि यहां हुआ। तो इसको जनरलाइज करते हैं। मैथ्स में एक टर्म होती है समेशन। तो समेशन बेसिकली हर बार किसी v इंटू टी का ही हम सम कर रहे हैं। ये v1 t1 इज s1, v2 t2 इज s2, v3 t3 इज s3। तो इसको लिखने का मैथ्स में तरीका है। सिग्मा समेशन v ऐसा लिखते हैं i t i गोइंग फ्रॉम 1 टू एनी n। जैसे इस केस में i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 3, यानी एक बार i को 1 पुट करना तो v1 t1, एक बार 2 पुट करना v2 t2, एक बार 3 पुट करना। सो i गोज फ्रॉम 1 टू n, वो n कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसको लिख सकते हैं समेशन। बेसिकली बात यह है कि ये एरिया लेना था, ठीक है नहीं, लेकिन इसको लिखना है तो मैथमेटिकली इसको ऐसा एक्सप्रेस किया जाएगा। अदरवाइज आपको वैल्यूज गिवन हो तो आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक बात है समेशन की, इसी से एक बात समझें कि अगर आपके पास वेलोसिटी और टाइम ये कोई कर्व है लाइक दिस, और किसी t इनिशियल और t फाइनल इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो एरिया होना है। लेकिन ये एरिया हमारे पास कोई, जैसे यहां ये सब रेक्टेंगल थे सेपरेट, ये ईच v1 t1 v2 t2 v3 t3 यहां क्या है, रेक्टेंगल है। यहां पर ऐसा कोई रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा है।
लेकिन अगर मैं कोई वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एक इंटरवल ऑफ टाइम लेता हूं dt लाइक दिस, तो इस dt टाइम में जो यहां वेलोसिटी में चेंज है वो नेग्लिजिबल है। यानी इस dt टाइम पर यहां कोई एक v तो होगी, हर इंस्टेंट की v यहां क्या है, अलग अलग है। तो आप इस v को इस dt से मल्टीप्लाई करें तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। ऑल्दो इस स्ट्रिप में यहां छोटा सा कर्व्ड पार्ट है, लेकिन व्हेन इट इज इनफाइनाइट स्मॉल ना, तो ऑलमोस्ट इस एंड को आप स्ट्रेट एज्यूम कर लेते हो। लाइक दैट t इनिशियल से t फाइनल तक ऐसी स्ट्रिप्स बना ली जाएं, ईच स्ट्रिप का अपना अपना v होगा और हर स्ट्रिप का एरिया v इंटू dt होगा और सबका सम टोटल एरिया बन जाएगा। तो ये समेशन जब भी आप टाइम, टोटल टाइम t को ऐसा t1, t2, t3 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट इंटरवल, तो इट इज समेशन। बट अगर वो टोटल टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट स्मॉल dt में डिवाइड करना पड़े तो यही समेशन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी आपके पास इस केस में जो s होगा, समेशन, दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। जैसे समेशन v इंटू टी देन vi ti, तो बहुत सारे vt हैं, उन सबका सम है ये। ऐसे ही ये भी बहुत सारे vdt हैं, उन सबका सम है ये। समेशन का ही साइन है इंटीग्रेशन, ये साइन इंटीग्रेशन को बोलते हैं। लेकिन ये इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल्स का समेशन है। और dt इंटरवल कहां से कहां तक लिया गया तो इसको बोलते हैं, जैसे यहां लिखा ना 1 to n, ऐसे ये कोई t इनिशियल से t फाइनल तक हमने ये dt लेकर के ये सम किया हुआ। अब ये करेंगे कैसे, ये लिख तो लिया कि जैसा ये समेशन है, जब इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल होंगे तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन। लेकिन इसको करेंगे कैसे, तो करने के लिए हमारे पास अलग से टेक्निक है, जैसे डिफरेंशिएशन टेक्निक है, तो वो अभी डिस्कस करता हूं मैं कैसे करना है उसको। लेकिन ये एक बेसिक बात समझ लें कि जब आपके पास वेलोसिटी टाइम कर्व होगा और जब एरिया फाइंड आउट नहीं हो सकता है, तो हाउ द डिस्प्लेसमेंट इज रिटन, अभी भी एरिया अंडर द ग्राफ ही है, तो उस एरिया अंडर द ग्राफ को हम ऐसा v dt लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ये v dt जैसे मैंने शो कर रखा है, ये एक स्ट्रिप है, इतने से शेडेड पार्ट का एरिया है v dt। तो t इनिशियल से t फाइनल तक हर dt का अपनी अपनी स्ट्रिप है, हर dt की अपनी अपनी स्ट्रिप है, हर स्ट्रिप का एरिया फिर ऐड होता जाएगा। तो t इनिशियल से t फाइनल तक ये करना होगा, ठीक है। जैसे यही समझ लें कि इसको इंटीग्रेट करना है तो v एट एनी t, देखो एक ग्राफ है तो v फंक्शन ऑफ टाइम तो होगा ना कोई। ये ग्राफ प्लॉट हुआ तो v का कोई फंक्शन तो होगा, जैसे v को टी स्क्वायर लिख दो, v को टी क्यूब लिख दो, कोई फंक्शन होगा। तो वो v यहां पुट होना कि कॉरस्पॉन्डिंग v, इस v की वैल्यू क्या, तो फंक्शन से आपके पास v एट एनी t का जो एक्सप्रेशन है वो यहां लिख लिया जाता है एंड देन वी इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेशन टेक्निक, इस डेफिनेशन को जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने समझी, इसको एक बार यहीं छोड़ दो। अब अलग से एक बात करते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन जो टेक्निक है मैथ्स में, क्योंकि ये भी एक जनरल टेक्निक है, हम इसको कहीं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो अलग बात है। तो इन जनरल ये टेक्निक क्या है वो समझे एक बात। जैसे आपके पास किसी क्वांटिटी y का किसी x पे डिपेंडेंस है और उस
वाई एक्स में फंक्शन रिलेशन क्या है वो नहीं पता है, लेकिन dy by dx इज नोन टू यू। ठीक है, जैसे किसी केस में किसी वाई एक्स के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स नोन है, तो dy by dx सपोज है x to the power 3, जिसका मतलब है कि dy is x cube dx। व्हाट डज इट मीन? कि ये वाई एक्स का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जब x को इनफाइनाइट स्मॉल dx चेंज करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज होता है। तो आंसर है कि अगर x को चेंज किया जाता है बाय dx, देन द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y dy इट इज x क्यूब dx। अगर ये गिवन है तो ये कहां से आया हमें नहीं पता। बेसिक बात क्या, y कोई एक क्वांटिटी जो किसी x पे डिपेंडेंट है, जिसका मतलब है कि व्हेन x चेंजेस y चेंजेस। नाउ हाउ द चेंज ऑफ x इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ y? तो हमारे पास गिवन है कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस dy by dx इज x क्यूब। तो ये रिलेशन हमें क्या दे रहा है? ये रिलेशन दे रहा है कि dy इज x क्यूब dx, यानी ये एक ऐसा yx कोई रिलेशन है जिस रिलेशन में अगर x को इनफाइनाइट स्मॉल dx चेंज किया जाए तो जो कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज होना है dy वो क्या होना है? x क्यूब dx। यानी जब भी आपको dy by dx गिवन हो तो उसका मतलब होता है कि फॉर एनी स्मॉल चेंज इन x dx कॉरस्पॉन्डिंग dy का रिलेशन गिवन है। लेकिन हमें मान लो इस केस में कोई लार्ज डेल्टा x का कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y ढूंढना है। देखो, अगर तो ये एक लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी अगर तो वाई एक्स ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो dy by dx या डेल्टा y by डेल्टा x बोथ आर सेम। ठीक है, लेकिन अगर ये एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो उसमें dy by dx इज नॉट इक्वल टू डेल्टा y by डेल्टा x। तो वहां उस केस में हमें गिवन है स्मॉल चेंज का रिलेशन, बट हमारी नीड है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर केस में, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर सम वाई एक्स dy by dx इज x क्यूब, और केस ये है कि फाइंड डेल्टा y फॉर दिस केस when x changes from x equal to 1 to x equal to 3। यानी मुझे एक डेल्टा x है 2 और साथ में वो डेल्टा x 1 से x3 तक का डेल्टा x है। ये बात इंपॉर्टेंट होती है। डेल्टा x तो 2 बड़े सारे केस में बन सकता है। x को 2 से x को 4 चेंज करो तो भी डेल्टा x 2 है। अरे समझे? तो कौन सा डेल्टा x वो बताया हुआ है, बट हम इसको फाइंड आउट कैसे करें? इस रिलेशन से ये सॉल्व नहीं होना है। हाँ, अगर हमारे पास yx रिलेशन होता फिर कर सकते थे, फिर x पुट करते, x को 1 पुट करते, y ढूंढते, x को 3 पुट करते, y ढूंढते और डेल्टा y आ जाता। लेकिन यहां हमें yx रिलेशन नहीं पता है। हमें क्या पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हमें इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन x का कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन y पता है, जो कि y का चेंज भी इनफाइनाइट स्मॉल ही होना है। ठीक है ना? लेकिन ये रिलेशन पता है। तो ये ढूंढने के लिए ही हमारे पास इंटीग्रेशन टेक्निक है। जैसे ये लिख लेने के बाद मान लो ये मुझे सॉल्व करना है, तो इसको लिखा जाता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। और अगले स्टेप में हम ऐसा साइन लगा देते हैं, dy इट इज x क्यूब dx। ठीक है, अब x का चेंज कहां से कहां तक करना? तो गिवन है x इक्वल टू y मतलब 1 से x इक्वल टू 3 चेंज करना है।
तो ऐसे यहां पर जब x1 है तो y कुछ y1 होगा, ऐसे x3 है तो y कुछ y2 होगा। इसको बोला जाता है दीज आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी x की क्या लिमिट्स है। x हमें करना क्या है, हमें dx का कॉरस्पॉन्डिंग dy पता है और हमें किसी डेल्टा x का डेल्टा y ढूंढना है। तो डेल्टा x में वो x कहां से कहां तक चेंज होता है वो बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो x की लिमिट है 1 से 3, y की लिमिट्स क्या है, y1 से y2। तो ये ऐसा कर लेने के बाद अब यहां अलग से एक फॉर्मूला पहले समझ लें कि जब भी आपके पास x टू द पावर n dx हो इंटीग्रेशन, तो ये इक्वल होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। वो कुछ भी हो, उसका नाम x है, y है, y टू द पावर n, बट साथ में आएगा dy, y टू द पावर n dy। तो ये होना है y टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये रिजल्ट। उसके बाद लिमिट्स भी थी, वो लिमिट्स कैसे पुट होनी वो अलग बात है, बट ये टेक्निक अलग से समझ के रखें और इस टेक्निक को यहां अप्लाई करें। राइट हैंड साइड x टू द पावर 3 है तो ये बन जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 1 4 बाय 4, ठीक है। इसको ऐसा ब्रैकेट में लिख लेना और इसकी जो लिमिट्स हैं 1 3, मैं इसको ऐसा लिख लेते हैं कि ये x की लिमिट है 1 3, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इट वाज ओनली dy, dy के साथ कुछ नहीं है, यानी ऐसा कह सकते हैं ना dy के साथ क्या है, y टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो ये टेक्निक लगाएं तो y टू द पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा खाली y और लिमिट्स क्या है y1 y2। तो इंटीग्रेशन कर लेने के बाद ये इंटीग्रेट हो गया, अब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट हो गया, बना y, राइट हैंड साइड बना x टू द पावर 4 बाय 4। अब इसमें ये लिमिट्स पुट होती हैं, यानी लिमिट्स पुट करने का मेथड क्या कि जो भी ये रिलेशन फंक्शन ब्रैकेट में है ये y है, तो y की वैल्यू, y को एक बार y2 पुट करना, फिर माइनस करके y1 पुट करना, यानी फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करना माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करना। जैसे राइट हैंड साइड में x टू द पावर 4 बाय 4, तो x को पहले 3 पुट करो, तो ये हो गया फंक्शन विद x इक्वल टू अपर लिमिट माइनस फंक्शन विद x इक्वल टू लोअर लिमिट। लिमिट्स पुट करने का मेथड समझ लें क्या है। इंटीग्रेट हो जाने के बाद वी हैव टू पुट द लिमिट्स। उसका मेथड क्या है कि जो भी इंटीग्रेट होकर फंक्शन बना है उस फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट होगी, का मतलब जो भी वो वेरिएबल है y उसकी वैल्यू पुट होगी, फंक्शन विद अपर लिमिट माइनस फंक्शन विद लोअर लिमिट। फंक्शन विद अपर लिमिट यानी x को 3 पुट करना, जैसे यहां अगले स्टेप में सॉल्व करें तो y को पुट किया y2, सिंपल y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू क्या, x is 3, so 3 to the power 4 by 4 minus 1 to the power 4 by 4। तो ये आपके पास वो डेल्टा y आ गया। x1 पर y क्या था, y1, x3 पर y क्या था, y2। आपको फाइंड आउट क्या करना था कि जब x1 से 3 चेंज होगा तो y में डेल्टा क्या होगा, तो डेल्टा y मतलब आपको ढूंढना था ना y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 सॉल्व हो गया। यानी जब भी आपको dy बाय dx गिवन हो किसी yx रिलेशन के लिए और आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट किसी एक डेल्टा x का कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y ढूंढना हो, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से किया जाता है। हाउ इंटीग्रेशन इज डन, आप इस रिलेशन में पहले एक्सप्रेशन ऑफ dy बना लेते हैं। अब आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन टेक्निक लगानी है। कैसे लिखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये इंटीग्रेशन का साइन,
ये साइन यहां आ गया, ऐसे यहां आ गया, x टू द पावर 3 dx, y टू द पावर 0 dy, और फिर x की लिमिट्स जो भी दी जाए, मान लो यहां दिया होता कि x चेंज हो रहा है 3 to 7, तो ये लोअर लिमिट 3 होती, अपर लिमिट 7 होता, और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज वो हमने एज्यूम की ली y1 y2, तो लिमिट पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड बनता है y2 माइनस y1, राइट हैंड साइड बनता है 3 टू द पावर 4/4 माइनस 1 टू द पावर 4/4। ये इंटीग्रेट करने के लिए ये आपको एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, रिजल्ट है जो आपने यूज करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में रिजल्ट था कि अगर y इक्वल टू x टू द पावर n हो तो dy बाई dx क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब ये x की जगह यहाँ y हो सकता है, बट ध्यान रखना है कि अगर ये y टू द पावर n है तो यहाँ साथ में dy आएगा, ये x टू द पावर n है तो dx आएगा, x टू द पावर n के साथ dy ये इंटीग्रेट हो सकने वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ y टू द पावर n के साथ dy की जगह dx अगर बन गया कहीं पर तो वो इंटीग्रेट हो सकने वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी ये जो बात यहाँ डिस्कस हुई है इसी को थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। इसमें ये भी समझनी है बात कि अगर कहीं मान लो x क्यूब के साथ x स्क्वायर भी होता, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, तो dy, ये dx यहां जाएगा तो क्या बनेगा, x क्यूब dx प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। और इंटीग्रेट करना है तो ये हर टर्म, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर एडिशन होता है तो अलग अलग करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन होगा तो हर टर्म अलग अलग होनी है, सब में अलग अलग टेक्निक लगेगी। ये हो सकता है और भी कोई टर्म आगे हो तो भी करेंगे। अब जो भी x की लिमिट हो, ठीक है, इंटीग्रेट होने के बाद मैं भी लिमिट्स पुट नहीं कर रहा हूं, बट लिमिट्स रहेंगी कुछ ना कुछ, मैं खाली टेक्निक सिखा रहा हूं। तो यहां ये dy के साथ का मतलब क्या, y टू द पावर 0, तो ये बनेगा y, कुछ लिमिट्स होंगी। ऐसे ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, x टू द पावर 4/4, कुछ लिमिट्स होंगी। ऐसे ये x टू द पावर 2 है तो क्या बनेगा, x टू द पावर 3/3। तो अब यहां आपके पास लिमिट्स पुट करके ये अलग सॉल्व हो जाएगा, ये अलग सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस माइनस करके एक्सप्रेशन बड़ा भी हो सकता है, आपने अलग अलग उसको इंटीग्रेट करते जाना है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज एक बेसिक सी बात सीखी है, इसके लिए एक प्रैक्टिस असाइनमेंट साथ में आपको मिल रहा है, थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर उसको हम फिजिक्स में उसका क्या एप्लीकेशन है उसको लेकर आएंगे। अभी आप जो आज इतना सिखाया है इसी की प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है। असाइनमेंट एक मिलेगा साथ में, उसको कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम जो अपनी फिजिक्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमने डिस्कस किया था, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपने 4 इक्वेशंस v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, और एक फोर्थ इक्वेशन और हमने की थी कि v एवरेज जो कि s बाय टी होता है, ये u प्लस v बाय 2 होता है, ठीक है। इन 4 इक्वेशंस पर हमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन चल रहा है साथ साथ, उसको करते करते इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। तो नोट करें एग्जांपल, ये एग्जांपल्स मैं आपको डिक्टेट कर ही रहा हूं, आप उसको नोट भी कर लें। बाकी क्लास नोट्स जो आपको मिलते हैं पीडीएफ के अंदर, उन नोट्स में ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स मैं दोबारा से लिख भी दूंगा, ताकि अगर किसी का कुछ छूट गया है तो वहां से उसको मिल जाए। तो
लिखें क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस, एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी an object having velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled. During the period of acceleration. Find the distance traveled during the period of acceleration. तो ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, यानी किसी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। उस इंस्टेंट से 5 सेकेंड्स के बाद, तो यानी एक तरह से एट t इक्वल टू 0 आपको वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एट t इक्वल टू 5। तो ये जो इंटरवल है 5 सेकेंड्स का, इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो ये जो वेलोसिटी t0 पर है इसको u बोलेंगे। तो u इज गिवन, a इज गिवन और आपसे डिस्प्लेसमेंट s इन इंटरवल ऑफ दिस 5 सेकेंड्स पूछा है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2 दैट s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सिंपली आपने u पुट कर देना है 4 इंटू 5। ये इसको यहां देख लीजिए, ये s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 4, t इज 5, हाफ एक्सेलरेशन इज 1.2 एंड टाइम इज 5। तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में किए हैं, बट टू बिगिन विद हमने एक आसान सा एग्जांपल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। A car at rest accelerates uniformly. A car at rest accelerates uniformly to a speed of accelerates uniformly to a speed of 144 kilometer per hour in 20 seconds. Find the distance traveled in this time. तो क्वेश्चन में u is given 0 because car is initially at rest. Then it accelerates uniformly. एक्सेलरेशन कितना है that is not given, but ये given है कि a यूनिफॉर्म है। a यूनिफॉर्म है का मतलब we can use all these 4 equations. और किलोमीटर पर आवर 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाए तो किलोमीटर इज 1000 मीटर एंड 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो जल्दी से ध्यान रखें, ये आपके पास आएगा 5 और ये आएगा 18। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपने 5/18
इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो आपके पास v आ जाएगा। v इट इज 144 इंटू 5/18। आई थिंक ये 8 होता है ना 144, तो ये बना 40 मीटर पर सेकेंड। और ये 0 से 40 मीटर पर सेकेंड एज पर द क्वेश्चन 20 सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में होता है। ये t जो लिख रहे हैं इंटरवल है, बहुत बार हम इंस्टेंट बोलते हैं, वो अलग बात होती है। ये कोई डेल्टा t है एक्चुअली, टाइम इंटरवल, बट हम लिखने के लिए t बोलते रहते हैं इसको, क्योंकि हमने यहां जो t पुट कर रखा है वो t इंटरवल है। ठीक है, तो 20 सेकेंड्स के इंटरवल में 0 से 40 हुआ एट ए यूनिफॉर्म रेट, और इस पीरियड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये क्वेश्चन। तो आप देखें ये फोर्थ रिलेशन, u इज गिवन 0, v इज 40, t इज गिवन, s पूछा है। तो s इज 0 प्लस 40/2 इंटू टाइम क्या 20। तो s इज 20 इंटू 20, दैट इज 400 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। ए बॉडी traveling with uniform acceleration, a body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B. A body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second respectively. What is the speed of the body? What is the speed of the body at the midpoint of A and B? At the midpoint of A and B. देखो, हर केस जो हम डिस्कस करते हैं वो केस है तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही ना। तो उस स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, का मतलब उसकी स्पीड एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है। वो रेट क्या है दैट इज नॉट नोन, बट ये इंफॉर्मेशन कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूविंग है। और इस लाइन पर चलते हुए कोई एक पॉइंट है ए, जिसको जब वो क्रॉस करता है तो उस मूवमेंट पर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसी लाइन पर कोई एक और पॉइंट है बी, जब वो उस बी पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होती है। ये हमें गिवन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज कि जब इस पर मूव होते हुए हर पॉइंट पर ही तो v बदल रही थी, तो a और b का जो मिड पॉइंट है, लेट अस नेम द मिड पॉइंट एज c इज मिड पॉइंट। तो क्वेश्चन ये है कि a और b का मिड पॉइंट जब इस पार्टिकल ने क्रॉस किया होगा तो उसकी v क्या होगी। अरे समझ में? तो एक्शन यूनिफॉर्म है। देखो a और c, क्योंकि c मिड पॉइंट है तो जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट है s, c से b भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है s। a से c जितना डिस्प्लेसमेंट है s, c से b भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट है s। ठीक है, क्योंकि c मिड पॉइंट है। अब किसी भी s के लिए आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज का रिलेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as। AC पार्ट के लिए, फॉर पार्ट AC, what is final? Final is v. What is initial? 20.
So v square minus 20 square is what? It is 2as. It is 2as. And for part CB, again it is 30 square minus v square is what? It is 2as. S is same and acceleration throughout is same. वो a कितना है वो नोन नहीं है, लेकिन कुछ तो वैल्यू है, तो वो a जो इस AC पार्ट के लिए लिखेंगे वही CB पार्ट के लिए लिखेंगे। तो आपके पास इस तरह से दो इक्वेशंस बन गई, और इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड 2s पार्ट इज सेम, तो आप v स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 30 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, क्योंकि 2as पार्ट सेम है, तो v स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी 900 प्लस 400, ये हो गया 1300। तो v स्क्वायर हो गया 650, जिसका मतलब है कि v जो है वो अंडर रूट 650 है। v इज अंडर रूट 650, ठीक है। ये भी बात समझ के रखें कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ऑब्जेक्ट जब मूविंग होता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम का नाम है एक्सेलरेशन। बट एक बात समझें, 9th क्लास में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो होता है वो उस पर जो फोर्स एक्ट होती है, जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होती है, यानी मान लो कोई पर्सन ए मूविंग है, इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट, फॉर एग्जांपल सम अदर पर्सन बी, वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, वो फोर्स लगाए, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी उसका एक्सेलरेशन होता है। तो जो फोर्स लगाने वाला एजेंट है उसके लिए स्ट्रेट लाइन पर दो पॉसिबिलिटी है। एक, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूविंग है उसी डायरेक्शन में पुश किया जाए, एक ऑब्जेक्ट जहां मूविंग है पुश अपोजिट किया जाए, यानी ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन या तो स्पीड को इंक्रीज करे या तो स्पीड को डिक्रीज करे। तो स्ट्रेट लाइन में आपके पास दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, यानी आप एक डायरेक्शन को कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं, एक को नेगेटिव बोल सकते हैं। एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में पहले भी डिस्कस हुई ये बात, दो ही तो डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वो एक्सिस जो होती है वो एक्स वाई जेड में से कोई एक मानी होती है हमने, तो उसमें दो ही डायरेक्शंस होनी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक बात ध्यान रखें, इन सभी इक्वेशंस में ये सब ना वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर्स थे। v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ये u वेक्टर, a वेक्टर, ऐसे ही s वेक्टर, u वेक्टर, ये सब s u v a, ये सब वेक्टर्स हैं। यानी अगर कहीं ऐसा केस है कि वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो इसको अगर आपने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो गया। तो आपने जो जैसा मान लिया अकॉर्डिंगली आपने साइन पुट करना होता है। मतलब हो सकता है आप इसको नेगेटिव मान लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसको नेगेटिव मानेंगे किसको पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन एज पर द डायरेक्शंस आपने प्लस माइनस जो भी साइन आपके, जो भी आपने एक तरह से एज्यूम किया हुआ है, प्लस माइनस को जो भी आपने माना है उसके अकॉर्डिंगली वो साइन पुट होना है। अगर वो साइन पुट नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे तो ए नेगेटिव लेना, इनिशियल को नेगेटिव लोगे वेलोसिटी को तो ए पॉजिटिव लेना। अकॉर्डिंगली आपके पास सॉल्व करना पड़ेगा, और फाइनली जो अननोन आप सॉल्व कर रहे हैं उसका भी साइन आएगा। जैसे मान लो मुझे v ढूंढना है, u का साइन पुट किया, a का साइन पुट किया, तो v का भी तो साइन आएगा। तो v प्लस आए तो जिस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है वो v की डायरेक्शन होगी, जिसको माइनस आया तो जो मैंने माइनस माना है वो होगी।
तो आपने ध्यान रखना है। अभी तो जो एग्जांपल्स किए उसमें बाई चांस ऐसा कोई केस नहीं था, लेकिन हमने अभी जो केस किया वो तो इसके पहले वाला तो रेस्ट का केस था। रेस्ट के केस में तो कोई इनिशियली डायरेक्शन ही नहीं है, तो जहां एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन ऐसे केसेस आपको दिए जाएंगे जहां वेलोसिटी इनिशियल जो है एक्सेलरेशन उसी के अपोजिट है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो कर दो, तो अपवर्ड थ्रो होना है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, आपने थ्रो करके छोड़ दिया, तो अब वो बॉल जब मूविंग है तो ग्रेविटी कहां एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी फोर्स का जहां डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो ग्रेविटी फोर्स कहां है, टुवर्ड्स द अर्थ, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो अपवर्ड जाती हुई ऑब्जेक्ट के लिए या बॉल के लिए एक्सेलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा डाउनवर्ड्स। तो आपने अब यहां इस डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। वो आपकी चॉइस है, आप अपवर्ड को नेगेटिव मान सकते हो तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा पॉजिटिव, बट कोई एक साइन अपनी तरफ से उसको दे करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट नोट करें, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards. A ball is projected vertically upwards with speed of 50 meter per second. A ball is projected vertically upwards with speed of 50 meter per second. Find number 1, maximum height. Maximum height to which the ball rise. Find number 1, maximum height to which the ball rise. Number 2, time taken to reach the maximum height. Number 2, time taken to reach the maximum height. Number 3, speed at half the maximum height. Number 3, speed at half the maximum height. और ऐसे सभी क्वेश्चंस में जहां अपवर्ड थ्रो कर दिया, डाउनवर्ड थ्रो कर दिया, ये बात अंडरस्टूड ले लेनी है कि ग्रेविटी प्रेजेंट है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं जी से, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अप्रोक्सीमेटली इसको 10 भी ले लेते हैं अगर कैलकुलेशन में इजी होना है तो। और इसकी डायरेक्शन, इन दी डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो आपने हमेशा फिक्स है आपके पास, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसा कहना कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी u इनिशियल वेलोसिटी, अब वर्टिकली अपवर्ड को अगर पॉजिटिव माना है तो ये +50 हो गया, और एक्सेलरेशन जो कि g है और एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। एक बात ये समझ के रखो कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ये खाली वर्टिकली अप की बात नहीं, जनरलाइज कर दे इस बात को, कि एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जहां है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो एक्ट होता है वो अपोजिट एक्ट होता है, तो उस एक्सेलरेशन ने इस u को स्लो करते हुए, कम करते हुए फाइनली किसी मोमेंट पे जीरो करना है। और जीरो होने के बाद ये अभी भी है, अब इसने रिवर्स स्पीड अप होना है। जैसे एक बॉल को आप थ्रो करते हो तो वेलोसिटी कम होते 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 हाईएस्ट पॉइंट मींस एक इंस्टेंट आता है जब वेलोसिटी जीरो होती है, वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आता है और फिर वो डाउन स्पीड अप होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट मींस आपको वो एस ढूंढना है जिस एस में ये u जो है जीरो होगी। इसको ऐसा यहां शो कर लेते हैं कि ग्राउंड से एक पॉइंट से थ्रो किया, u था 50 मीटर पर सेकेंड,
और ये स्पीड डिक्रीज होते होते किसी पॉइंट पर ये वेलोसिटी 0 हुई, तो ये जितने डिस्टेंस में 0 हुई ये आपके पास मैक्सिमम हाइट है। तो यानी v इज 0। तो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो 0 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 10 और s जो आपने ढूंढना है। ठीक है, तो यहां से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। 50 इंटू 50/20, तो ये आपके पास 125 मीटर s आ जाता है, 125 मीटर। ये पार्ट 1। पार्ट 2 है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम इंटरवल लगा, तो फिर से आप यूजिंग v equal to u plus 80, so 0 equal to 50 minus 10t, तो t आता है 50/10, यानी t क्या आता है 5। तो इन 5 seconds this velocity will become 0। और थर्ड पार्ट पूछा है कि ये जो भी हाइट है, इस हाइट का हाफ जब होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। यानी ये कुछ भी h है, इसको नाम h दे देते हैं h, तो ये कोई पॉइंट होगा जब ये h/2 होगी। इस पॉइंट पर v पूछा है, तो देखो ये क्वेश्चन वैसा ही जो अभी लास्ट किया कि इनिशियल u पता है और ये v पता है, यानी 2 पॉइंट्स की v पता है और मिड पॉइंट की v पूछ रहे हो आप। तो आप अब जैसे वैसे तो फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया है, तो ये h पता ही चल गया 125, तो h इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, यानी ये हो गया 125/2। तो सिर्फ इतने पार्ट में आप इक्वेशन लिखें और फाइनल भी आ जाएगा। या तो वैसा करें या पिछले ही केस की तरह इस पार्ट को अलग लिखें, इसको अलग लिखें, और फिर दोनों से आप मिड पॉइंट ढूंढ लें। जैसे मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। तो अभी तो क्योंकि h ढूंढ लिया ना पार्ट 1 में, तो उस h को भी यूज करके डायरेक्ट AC से भी कर सकते हैं। जैसे अभी लिख सकते हैं कि फॉर, मतलब AC क्या, आप इसको CB करें, वो और आसान होगा क्योंकि उसमें एक पार्ट 0 हो जाना है, ये भी तो h/2 ही है। तो फॉर पार्ट CB फाइनल इज 0, इनिशियल इज v, मैं इसी को यूज कर रहा हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s इक्वल टू a क्या है, a है डाउनवर्ड कितना -10, और s क्या है, अब समझना s का भी साइन पुट करना होता है, तो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना, और अपवर्ड क्या लिया हुआ पॉजिटिव, तो s लेना है +125। यहां इसको ले लें 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर फॉर पार्ट CB, मैं दोबारा लिख देता हूं, फॉर पार्ट CB 0 स्क्वायर, 0 इज फाइनल, माइनस v स्क्वायर, v इज इनिशियल, C पॉइंट की वेलोसिटी, इक्वल टू 2a, what is a, -10, and what is this s, it is +125/2, +125/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, v आता है 1250 √ तो स्पीड एट हाफ दी मैक्सिमम हाइट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें क्वेश्चन। A ball is dropped from a bridge. A ball is dropped from a bridge, comma 122.5 meters above a river. A ball is dropped from a bridge, comma
122.5 meter above a river. Full stop. After the ball has been falling for 2 seconds. After the ball has been falling for 2 seconds, comma, a second ball is thrown. A second ball is thrown straight down after it. A second ball is thrown straight down after it. What must be the initial velocity of second ball? What must be the initial velocity of second ball so that both hit the water? What must be the initial velocity of second ball so that both hit the water at the same time? So that both hit the water at the same time. और ब्रैकेट में लिखा है यूज G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 ना यूज करके 9.8 यहां यूज कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देखो ये एक ब्रिज ओवर वाटर, ब्रिज हमेशा ओवर द वाटर ही होता है, तो ये वाटर है और इससे 122.5 मीटर की हाइट पर एक ब्रिज है। इस पॉइंट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, लेट अस नेम इट इज बॉल 1, ड्रॉप। ये बॉल फॉल हो रही है। जब इस बॉल को गिरते हुए 2 सेकेंड्स हैं, हमने इसको यहां से ड्रॉप किया और टाइम काउंट स्टार्ट हो गया। अब इसको ड्रॉप किए हुए 2 सेकेंड्स जब हो गए, तब हमने एक सेकेंड बॉल को डाउनवर्ड कुछ स्पीड से थ्रो किया, यू। तो हमने किस यू से थ्रो किया है, या हम किस यू से थ्रो करें कि सेकेंड बॉल भी उसी समय इस वाटर को हिट करे जब फर्स्ट बॉल करती है। यानी ये बॉल इससे 2 सेकेंड्स लेट स्टार्ट होगी, लेकिन ये 122.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इसके साथ ही कवर करेगी। यानी इसको जितना भी टाइम मिला है ये ट्रेवल करने के लिए, इसको जो टाइम मिलेगा वो 2 सेकेंड्स कम मिलेगा। अगर हम इसको भी ड्रॉप ही करते ना, तो इसने भी उतना ही टाइम लेना था। ये 2 सेकेंड्स लेट स्टार्ट हुई थी, ये फाइनली वाटर को भी 2 सेकेंड्स लेट ही हिट करेगी, क्योंकि केस तो सेम ही है। इसलिए वहां पूछा है कि इसको किस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करें डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इसके साथ नहीं पहुंच सकती है। तो फर्स्ट बॉल पहले सॉल्व कर लेते हैं। फॉर द फर्स्ट बॉल u तो 0 है और डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड को साइन देना है, आप चाहें तो डाउनवर्ड पॉजिटिव साइन दे दीजिए। तो एस ले लिया मैंने प्लस 122.5, और एक्सेलरेशन अब वो भी कहां है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को साइन दे दिया पॉजिटिव, तो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना टाइम लगा, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 122.5 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। आप चेक करें तो ये 25 इक्वल टू टी स्क्वायर है, यानी t इक्वल टू 5 है। यानी फर्स्ट बॉल को नीचे तक आने में टाइम लगा हुआ 5 सेकेंड्स। सेकेंड बॉल इससे 2 सेकेंड्स लेट स्टार्ट हुई और इसके साथ ही पहुंचती है,
यानी सेकंड बॉल का टाइम 3 सेकेंड्स है। तो सेकंड बॉल के लिए भी सब कुछ सेम ही है। फॉर सेकंड बॉल कुछ u है विच इज नॉट नोन, बट s उसके लिए भी a 9.8 और टाइम उसको मिला हुआ है 3 सेकेंड्स। तो अगेन यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 122.5 इक्वल टू u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 स्क्वायर। यहां से आप ये यहां आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और 3 से डिवाइड करके u सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो जो असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस के लिए भी साथ में मिल रहा है, उस असाइनमेंट में इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी हैं फॉर प्रैक्टिस, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो सब हमने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के केस किए इन पर भी बेस्ड हैं। तो आप वो सब क्वेश्चंस भी ट्राई कर लें। एक बात समझें, हम आसान से क्वेश्चन से बात शुरू करते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल ना बढ़ रहा होता है प्रैक्टिस में। तो जो भी आपको क्लास में कराने के बाद प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलता है वो जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगली क्लास में जो होना है, जब तक आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सीरियसली लीजिए कि एक बार आपने ये सब इकट्ठा कर लिया ना, तो उसके बाद कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। देन आपने अपने आप को एक ऐसे विशियस सर्कल में ट्रैप कर लेना है जिससे बाहर नहीं आया जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। हर क्लास में जो होता है, जो फर्दर प्रैक्टिस मिलता है, उसको जरूर करें ताकि फिर हम अगले स्टेप पे जा सके। ठीक है।